जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोफोन पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही है। आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए एक बार ऑडियो एंड वीडियो आपके लिए क्लियर है या नहीं। एंड गुड इवनिंग परमदीप बहन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है फिलोफोन पर। गुड इवनिंग, जुड़ जाइए एक बार, आप मुझे कमेंट कीजिए ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है या नहीं। वीरभद्र सिंह, वीर बहादुर सिंह, आप मुझे कमेंट कीजिए ऑडियो एंड वीडियो क्लियर, ठीक है। वीर बहादुर प्रिया आ चुके हैं। वीर बहादुर आप नए हो, बिल्कुल आज ही मुझे पता चला है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अदिति कश्यप, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग बहन, आप भी नए हो। बिल्कुल, अदिति नहीं है, आप दोनों का, आप सभी का स्वागत है फिलोफोन पर। बिल्कुल अदिति, आप नए हो मुझे पता है, क्योंकि मेरी क्लास के अंदर जो भी बच्चा आता है वो हर रोज अपनी अटेंडेंस जरूर देता है। फर्स्ट डे है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। फर्स्ट डे है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको आपके कर्मों के, अगर आप यहाँ पर मेहनत करते हो तो आपको आपका फल निश्चित मिले। रेशमा थापा, गुड इवनिंग बहन, ये भी नए हैं आज। रेशमा थापा भी। आज मैं आपको बता दूं कि आपकी क्लास के अंदर कुछ बच्चे नए हैं। अदिति हो गई, वीर बहादुर सिंह हो गए, रेशमा थापा हो गए, ये नए बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। वेलकम वेलकम, आप सभी का स्वागत है फिलोफोन पर। जी बिल्कुल, आ जाइए। अभी कुछ बच्चे आने बाकी हैं जो आपके जो गुड इवनिंग रेशमा, आप सभी का स्वागत है फिलोफोन पर। जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन पर जुड़ने के, फिलोफोन को जुड़ने को उनको बधाई देता हूँ। आपका जो ये सफर है जीआरएफ का, ये मेरे साथ मंगलमय हो और अपने गंतव्य तक आप अच्छे से पहुंचे। और आपकी जो मनसाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करें, मेरी यही दुआएं हैं आपकी। बिल्कुल जुड़ जाइए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और हम रिपीट भी करेंगे कि हमने क्या कुछ आज तक किया है, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको एक आइडिया मिल जाए कि हमें पढ़ना कैसे, जो जो न्यू स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हैं, ताकि उन्हें पता लग जाए कि पीछे से वीडियो देखना स्टार्ट करना होगा। बिल्कुल, संडे को ऑफ रहेगा, संडे को वो वीडियोस देख लेना, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो एक बार जुड़ जाइए सभी और कमेंट करके मुझे बता दीजिए, जो जो लाइव आ चुका है एक बार मुझे कमेंट करके बताने का कष्ट करें, ताकि हम क्लास को आगे सुचारू रूप से स्टार्ट करें। ऑडियो फुल है ना? ऑडियो के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ऑडियो किसी की वॉइस कम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं उसको एडजस्ट कर लूंगा। इवन क्लास के बीच में एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ऑडियो फुल होनी चाहिए, कानों तक पहुंचनी आवश्यक रहती है। ऑल क्लियर अदिति, ऑल क्लियर, थैंक यू बहन, थैंक यू। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट, मुझे सर ने बोलिए, आप मुझे भाई बोलिए। प्रमदीप आ चुकी है, बिल्कुल, अंजलि आ चुकी है। हाँ, परमदीप, अंजलि आ चुकी है। बिल्कुल परमदीप, ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हमारी जो यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट होती है ना, वो न्यू अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहती है, ठीक है।
जी बोलिए परमदीप। राखी गुड इवनिंग बहन, गुड इवनिंग। बोलिए परमदीप। चलो आप कमेंट कर देना, मैं पढ़ लूंगा। और तब तक आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम जो पेजेस को फॉलो करना। यहाँ पर हमारी शॉर्ट्स वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेजेबल फैक्ट रखती है। पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग भी और पेपर सेकंड के रिगार्डिंग भी शॉर्ट्स वीडियो डलती है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से रखना उसको। दिसंबर बैच स्टार्ट हो चुका है, जो 10 जुलाई से स्टार्ट है। हमारी क्लासेस 10 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी थी, जिसके अंदर हमने काफी चीजें देख चुके हैं। और इसके अंदर जो आपका जो बैच है ये 10 जुलाई से स्टार्ट है। पेपर फर्स्ट की अगर आप पेपर फर्स्ट लेते हो तो 1999 आपको पे करना होता है। अगर आप पेपर सेकंड लेते हो तब भी आपको 1999 पे करना होता है। बट अगर आप दोनों पेपर लेते हो तो 2999 आपको पे करना रहता है। ठीक है। क्लास के आपको नोट्स प्रोवाइड होते हैं, लाइव क्लासेस आपके लिए रहती है, एमसीक्यू प्रैक्टिस रहेगी, फुल नोट्स आपके लिए रहेंगे। ठीक है। और कोड, अगर आप कूपन कोड यूज करते हो VIK10 तो आपको 10% ऑफ मिलता है हर बैच के ऊपर, इतना ध्यान रखिए। ठीक है। तो जो भी आपका आसपास के कलीग अगर कोई कुछ लेता है, जैसे जो हमने कल PW पढ़ा वो, बिल्कुल ठीक है। रिवीजन कर रहे हैं ना कल, है ना? हो जाएगा। 2 मिनट दीजिए, बस 2 मिनट के अंदर उसका रिवीजन कर लेंगे। मैं ना रिवीजन का कुछ, जैसे हम यूट्यूब पर रिवीजन करते हैं तो वो रिवीजन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, ताकि उसके अंदर हम ब्रीफली चले जाते हैं। ऐसा रहता है कि जैसे ऐप पर हम दो काम कर रहे हैं। ठीक है। ऐप पर जो क्लासेस, एक बार इसका हो जाता है क्लासेस, उसके साथ स्टार्ट करते हैं। ऐप पर जो आपकी क्लासेस रहेगी वो 6 PM रहेगी। प्रिया कौशिक गुड इवनिंग बहन। यूट्यूब पर 6 PM रहेगी। फ्राइडे से ट्यूसडे आपकी जो क्लास रहती है वो ऐप पर रहती है। वेडनेसडे थर्सडे जो क्लास रहती है वो यूट्यूब पर रहती है। ठीक है। अब देखो, आप कह रहे हो परमदीप कि हम ऐसा कर सकते हैं कि क्लास स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट उनको रिवाइज कर लें। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, आपका बड़ा अच्छा सुझाव है ये। बट जैसे हम यूट्यूब पर क्लास कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी तो हम उसका रिवीजन कर रहे हैं ना। यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस रहता है वो रहता है सिलेबस को कवर करना। ठीक है। फिर भी मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफली, एक बिल्कुल एक शार्प वे में हम उसको रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो उसका मैं रिवीजन आपको करने के लिए आपको थोड़ा सा 1 मिनट वेट करना होगा। तो कल का हम रिवीजन शुरू कर देंगे। 1 मिनट बस, जरा सा मुझे समय दीजिए। ठीक है प्रिया। अरे जैसा आप कहोगे क्लास वैसे चलेगी। हमारा काम सिर्फ पढ़ाने का है और हमें पढ़ाना ही अच्छा लगता है। आप जैसे कहोगे क्लास वैसे ही चलेगी। ठीक है। देखो, सिलेंडर्स, अभी आप सभी ध्यान से सुनिए। जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं, फर्स्ट क्लास से देखना स्टार्ट कर लेना और अपने स्प्राइल नोट्स बना देना। एक नोटबुक ले आना। नोटबुक मीन्स अपने रजिस्टर लगा लेना अच्छे से, और उनके नोट्स बनाने स्टार्ट कर देना। नोट्स का जितना हो सकता है उतनी ज्यादा बार रिवीजन करना है। नोट्स को ही पढ़ना है, इधर उधर मन मत भटकाना। हाँ, अगर कुछ अच्छा पढ़ने को कहीं से मिले तो वहां से अच्छा पढ़ना है। ठीक है। हालांकि नोट्स आपकी जो है वो बेहतरीन नोट्स आपके बनेंगे। आप कंपेयर कर लेना किसी भी नोट्स से, उनके साथ, उसको नोट्स के साथ कंपेयर कर लेना। ठीक है। अगर आपको किसी चीज में डाउट लगे तो आप उसका कंपेयर करके देख लेना। चलो, तो आज का हम करते हैं रिवीजन। कल जो हमने पढ़ा था वो विभिन्न मृद भांड संस्कृतियों को हमने पढ़ा था। देखो, यहाँ पर अदिति, अदिति नहीं है, और वीरभद्र, और एक और, हाँ रेशमा। अदिति, वीरभद्र, रेशमा, ये कुछ बच्चे नए हैं।
ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं बहन, देखो हमने स्टार्ट किया था इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री से लेकर, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था मानव की उत्पत्ति, कि मनुष्य उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन हमने देखा था। उसके बाद जो हमारा रहा था पाषाण काल हमने शुरू किया था। पाषाण उपकरण, हाँ पाषाण उपकरण यानी जो औजार, माइक्रोलिथ, एक्रोलिथ, ठीक है, वो औजार, एसुलियन संस्कृति, सर वीर बहादुर सिंह, हाँ बिल्कुल वीर बहादुर सिंह, अरे भाई वीर नाम ले लेना, कोई वीर नाम ले लेंगे, वीर बहादुर सिंह पूरा नाम ले लिया, ठीक है। पाषाण उपकरण देखे थे, बिल्कुल। पाषाण उपकरण के बाद हमने क्या पढ़ा था, पाषाण काल पढ़ा था। पाषाण काल के बाद हमने क्या रीड किया था, पाषाण काल के बाद हमने रीड किया था पाषाण काल के बाद विभिन्न संस्कृतियां, सर मैं भी न्यू स्टूडेंट, सुमित्रा भारती, बिल्कुल आप भी न्यू स्टूडेंट हो, आप देख लीजिए, मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ कि हम क्या कोर्स कर चुके हैं। आज की क्लास ज्वाइन किया है फर्स्ट बार, ठीक है सुमित्रा, आज की क्लास ज्वाइन कर ली, तो अब मान लीजिए आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, जहां पर आपके लिए 24/7 आपके लिए सुविधाएं बनी रहेंगी। जब भी आपको टाइम लगे, अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो टेक्निकल टीम से आप बात कर सकते हैं, या फिर आपके कोर्स के अंदर जब आप ऐड हुए तो वहां पर चैट का एक ऑप्शन आता है, वहां पर उनसे चैट कर सकते हैं, ठीक है। पाषाण काल की मैं बात कर रहा था, ठीक है। पाषाण काल के बाद विभिन्न संस्कृतियां हमने पढ़ी थी, विभिन्न संस्कृतियां जिनके अंदर लौह संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति और महापाषाण संस्कृति हमने पढ़ी थी, विभिन्न संस्कृति हमने पढ़ी थी। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आया था वो विभिन्न मृद भांड का आया था, ये यूनिट फर्स्ट के अंदर है भाई, ठीक है, यूनिट फर्स्ट के अंदर था मृद भांड। आपको अपने टॉपिक्स क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ लिया, क्या आगे में पढ़ना है। आज हम विभिन्न मृद भांड को रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे, उसके बाद वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बाद जैन धर्म, जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के बाद मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर साम्राज्य, उसके बाद फिर गुप्त, गुप्त के बाद गुप्तोत्तर साम्राज्य, और यहीं पर आपका हो जाएगा एंशिएंट कंप्लीट, उसके बाद हमारा मिडिवल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हमने पढ़ चुके हैं। आज हम मृद भांड का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, थोड़ा फास्टली हम चलेंगे तो कवर करने की कोशिश करेंगे इसको। तो शुरू करते हैं। फ्लैंडर्स पेत्री ने सबसे पहले मृद भांडों को ऐतिहासिक महत्व बताया था, कि फ्लैंडर्स पेत्री के द्वारा सबसे पहले मृद भांडों का ऐतिहासिक महत्व बताया गया था, और इन्हें क्या कहा था, पूरा तात्विक की, पूरा तात्विक की वर्णमाला इनको बोला गया है, ठीक है, किनको, मृद भांड को बोला गया है। गैरिक मृद भांड थे हमारे पास, मृद भांड कौन कौन से आते हैं भाई, एक तो होता है ओसीपी, ओसीपी यानी गैरिक मृद भांड, ओसीपी कौन सा है, गैरिक मृद भांड। फिर आता है बीआरडब्ल्यू, उसके बाद आ जाता है बीआरडब्ल्यू के बाद पीजीडब्ल्यू, उसके बाद आ जाता है एनबीआरडब्ल्यू, बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल। ओसीपी की यानी गैरिक मृद भांड की अगर मैं बात करूं तो इसकी खोज बीबीलाल के द्वारा 1949 के अंदर की गई थी भाई। यह गंगा घाटी व बिजनौर से प्राप्त हुआ था। गंगा घाटी के अंदर विसोली क्षेत्र पड़ता है, विसोली के अंदर बदायूं, कहां पर, बदायूं के अंदर पड़ता है, वहां पर इसकी खोज थी। बिजनौर के अंदर पड़ता है राजपुरा, ठीक है, वहां से इसकी खोज हुई थी। यह ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा काल दोनों का मृद भांड था। जो गैरिक मृद भांड है ये हड़प्पा और ताम्रपाषाण काल दोनों का है। ताम्रपाषाण के अंदर तो ये वशिष्ठ था, क्या था, वशिष्ठ मृद भांड था, और हड़प्पा के अंदर सर्वाधिक प्रचलित था, सर्वाधिक, अंजलि सॉरी किस लिए प्रचलित था, कोई बात नहीं है, अरे यार छोड़ो, इतना समझ में आ गया, इतना रिवीजन हो गया, यहां तक किसी को कोई डाउट, आगे देखो। अब मृद भांड के प्राप्त स्थल की अगर मैं बात करूं, 9
जोधपुर से यहाँ से इसके क्या पढ़ते हैं, साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद काले एवं लाल मृद भांड, आ जाओ। अतरंजी खेड़ा के उत्खनन से इस मृद भांड का पता चलता है। काले एवं लाल मृद भांड, अतरंजी खेड़ा से क्या पता चलता है, इसके उत्खनन का पता चलता है। आर्यों का मृद भांड कहा जाता है। यह इजिप्शियन तकनीक से बनाया गया था। इजिप्शियन तकनीक होती क्या है भाई, उल्टा करके तपाने की तकनीक होती है। उल्टा करके तपाने की तकनीक को क्या कहते हैं, इजिप्शियन तकनीक कहा जाता है। इतना क्लियर है? बिल्कुल, उल्टा करके तपाने की तकनीक इसको कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, काले एवं लाल मृद भांड इसका नाम है। इसे कृष्ण काला, कृष्ण काला एवं लाल मृद भांड इसको बोला जाता है। इतना पता लग गया। 1960 के अंदर यह अतरंजी खेड़ा के यूपी से, 1960 के अंदर अतरंजी खेड़ा यूपी के उत्खनन से इसके बारे में जानकारी में मिलती है। अथर्ववेद में इसे कृष्ण लोहित कहा है। अथर्ववेद में से क्या कहा है, अथर्ववेद में कृष्ण लोहित इस मृद भांड को कहा है। ये मृद भांड प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर, प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर हड़प्पा से लेकर महाभारत काल तक चला। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आर्यों का मृद भांड इसे कहा जाता है। ये क्या है, ये ब्लैक एंड रेड वेयर है। और ये किसके मध्य, ओसीपी और पीजीडब्ल्यू के मध्य का क्या है, बर्तन है। इतना क्लियर? इसका मध्यकाल के अंदर जो मध्यकाल भारत में इसका 1500 से बीसी लेकर 500 बीसी तक इसका समय रहा है। कृष्ण लोहित इसको कहा गया है। अगर मैं बात करूं गुजरात क्षेत्र की, गुजरात क्षेत्र में इसका जो समय रहा है वो रहा है 2000 बीसी से लेकर 1500 बीसी। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं दक्षिण क्षेत्र के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर इसका जो समय रहा वो 1000 बीसी से लेकर 100 बीसी इसका समय रहा है। बिल्कुल, 2000 बीसी से लेकर पांड्य प्रिय ये रहा है इसका गुजरात के अंदर। और दक्षिण भारत के अंदर 1000 बीसी से लेकर 100 बीसी तक का समय रहा है। काले एवं लाल मृद भांड के अंदर किसी को डाउट? देखो, बीआरडब्ल्यू हड़प्पा का तो है, लेकिन इसे पूर्ण रूप से हड़प्पा का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हड़प्पा के अंदर जो मृद भांड थे ना वो गुलाबी एवं लाल रंग के थे, गुलाबी एवं लाल रंग के थे, जिन पर काले रंग के चित्र बने होते थे। आगे देखते हैं, चित्रित धूसर मृद भांड। इस मृद भांड की पूरी जानकारी हस्तिना के उत्खनन से मिलती है। किसके उत्खनन से? हस्तिनापुर के उत्खनन से इसकी जानकारी मिलती है पूरी। लेकिन इसकी जानकारी सबसे पहले हमें सर्वप्रथम जानकारी बीबी लाल के द्वारा दी गई थी। बुलंदशहर हो गया, नो हो गया। नो की अगर मैं बात करूं, नो आपका पड़ता है भरतपुर राजस्थान के अंदर, और जोधपुर पड़ता है जयपुर के अंदर। परिपक्व हड़प्पा काल के ये क्या थे, परिपक्व हड़प्पा काल के माने जाते हैं स्थल। ठीक है, बीबी लाल ने इसका उत्खनन किया था सर्वप्रथम। अही छत्रपुर से इसकी जानकारी मिली थी। अही छत्रपुर से इसकी जानकारी मिली थी। ठीक है, अही छत्रपुर से इसकी जानकारी मिली थी। लोह युग का मृद भांड इसे कहा जाता है। लोह युग का मृद भांड इसे कहा जाता है। परंतु एक बात हमें देखनी होगी, लो काल का से, क्योंकि पीजीडब्ल्यू जहां से भी हस्तिनापुर से खुदाई के कारण गैरिक मृद भांड, अरे नहीं नहीं,
हाँ बिल्कुल, 1949-50 में उसकी खुदाई हुई थी। हस्तिनापुर के गैरिक मृदभांड उसको कहा जाता है, उसकी खुदाई करने के। ठीक है, आप अभी तक भी ओसीपी पर ही हो, शायद आपका कमेंट लेट आता होगा। तो हस्तिनापुर की खुदाई करने के बाद पीजीडब्ल्यू, एकमात्र पीजीडब्ल्यू स्थल है हस्तिनापुर। जहां से हमें अभी तक लोहे के प्राप्त नहीं होते, यानी जहां से भी हमें पीजीडब्ल्यू के साक्ष्य मिलते हैं ना, तो वहां से लोहा प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ से लोहा प्राप्त नहीं होता। इतना क्लियर है? जखेड़ा से मृदभांड के साथ लोह उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस मृदभांड का सर्वप्रथम प्रयोग ताम्रपाषाण काल में किया गया था। ठीक है, और जखेड़ा से इसके प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा लोह खोज या पुंज की अगर मैं बात करूं, तो वह अतरंजी खेड़ा से मिलता है, यूपी से। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा लोह उपकरण खजाना अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। पीजीडब्ल्यू स्थल कौन से? हरियाणा के अंदर है भगवानपुरा, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है भाई भगवानपुरा। पंजाब के अंदर है रंगोल और रोपड़। पंजाब के अंदर कौन से? रंगोल, बिल्कुल। रोपड़। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा है? बिल्कुल अंजलि शुक्ला सात कल्चर के वहां पर जो क्या मिलते हैं? स्टेप मिलते हैं। उत्तर प्रदेश से आपके मिलते हैं आलमगीरपुर, कोलास, मथुरा, थापली। ये आपके यूपी के स्थल हैं। बिहार के अंदर आपका वैशाली आपका पड़ेगा। कश्मीर के अंदर मांदा। ये स्थल देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे देखो, उत्तरी काले पुलिस मृदभांड। यह संस्कृति अनिवार्य रूप से लोह संस्कृति से जुड़ी हुई थी, जो आगे चलकर दूसरे नगरीकरण में बदल गई थी। यह मृदभांड में सर्वश्रेष्ठ मृदभांड था। इसका जो समय रहता है वो 600 बीसी से लेकर 300 बीसी तक रहता है, और 600 बीसी के अंदर हमें दूसरा नगरीकरण देखने को मिलता है, यानी महाजनपद काल देखने को मिलता है। ठीक है, और यह मृदभांड जो था ये धनी वर्ग का था, धनी वर्ग का मृदभांड था। आगे देखो, लाल पुलिस मृदभांड। ये मौर्योत्तर और गुप्त काल में प्रचलित थे। अब क्लियर है? देखो, ऐसे सिलेबस करने में ना, ऐसे प्रैक्टिस करने में आपका सिलेबस रह जाएगा। अभी भी आप देख सकते हो, तो 6:26 हमारी हो चुकी। समझ रहे हो? आधे घंटे में हम क्या कर लेंगे? मैं ये बात पहले भी आपको बता सकता था, लेकिन आज प्रैक्टिकल करके दिखाना जरूरी था। क्योंकि कई बार होता क्या है कि ऐसा महसूस होने लग जाता है कि जानबूझ के नहीं करवाना चाहते। शायद इनको जानबूझ के करवाना नहीं है। रिवीजन करवाने में क्या है? अरे यूट्यूब पर जो रिवीजन करवा रहा हूँ ना, मैं बेहतरीन तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना जीवन के साथ अच्छा है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ समझाए, बिल्कुल, क्विक रिवीजन आपके लिए रिकॉर्ड लेक्चर है ना, उसको स्पीड पर चला लो, 1.2 की स्पीड पर चला लो, और वहां से हो जाएगा। और इस ऐप के अंदर एक और नया फीचर है। आपको अगर वीडियो नहीं देखनी है तो आप ऑडियो में इसको डाउनलोड कर लो, ऑडियो के अंदर इसको डाउनलोड हो जाता है शायद इसमें। ठीक है, चलो फिर देखो, मुझे भी तो पता था ना ऐसा ही कुछ होगा, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना जरूरी होता है। कई बार होता क्या है, ऐसा महसूस होने लग जाता है कि शायद ऐसा हो जाता,
देखो भाई, हड़प्पा सभ्यता की बात हम कर, आप जब डाउनलोड करते हो ना वीडियो को, जब आप सेव करते हो ऑफलाइन के लिए, तो उसमें एक ऑप्शन आता है ऑडियो एंड वीडियो। तो आप ऑडियो पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिए, और तब काम कर रहे हो घर पर, कानों में ईयरफोन यूज किया तो अच्छे से उसका रिवीजन हो जाएगा। मस्त है। ऑडियो सॉन्ग सुनने से अच्छा है हमारी क्लास और सुन लिया करो। सॉन्ग एग्जाम के अंदर जाएंगे, क्लास एग्जाम के अंदर आ जाएंगी। ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, वो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है हड़प्पा सभ्यता। क्या स्टार्ट होने वाला है? हड़प्पा सभ्यता को आज हम स्टार्ट करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का थोड़ा सा एक बार मैं बैकग्राउंड आपको समझा देता हूँ। उसके बाद इसकी खोज के बाद इसका नामकरण, विस्तार, ये सारी चीजें हम देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता। तो शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता बच्चों का सबसे फेवरेट टॉपिकों में से एक हड़प्पा सभ्यता होता है। हड़प्पा सभ्यता को हम तीन भागों में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा जो इसका समय रहेगा, वो रहेगा 3500 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक। कैसे पे रहेगा? इसमें हुआ क्या था? इसमें हुआ था नगरीकरण का बीजारोपण हुआ था। नगरीकरण का बीजारोपण इसमें हुआ था। यानी नगरीकरण की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी थी प्राक हड़प्पा के अंदर, 3500 बीसी से लेकर 2600 बीसी। उसके बाद आ जाता है आपका परिपक्व हड़प्पा। परि परिपक्व हड़प्पा। इसमें जो समय रहता है वो रहता है 2600 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक का आपका समय रहता है। इसमें हुआ क्या था? नगरीकरण अपने चरमोत्कर्ष पर था। नगरीकरण अपने चरम उत्कर्ष पर था। चरम उत्कर्ष पर। सर प्लीज टीच इन इंग्लिश आल्सो, दो आई अंडरस्टैंड हिंदी बट सम वर्ड आई अनएबल टू अंडरस्टैंड। देखो, पराक हड़प्पा क्या है कि जब हड़प्पा की शुरुआत होने वाली थी लेटर, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करें, नगरीकरण यानी जो सिटी है, जो नगरीकरण था, जो इनका स्ट्रक्चर था सिटी का, वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। और यहाँ पर जो नगरीकरण था इनका, यानी जो शहरीकरण ये करते थे, ये यहाँ पर अच्छे उस पर था, एक चरमोत्कर्ष मान लेते, पीक पॉइंट पर था। क्या था? पीक पॉइंट पर था रेशमा। ठीक है, परिपक्व हड़प्पा के अंदर। ठीक है। उसके बाद आ जाता है उत्तर हड़प्पा यानी लेटर मुगल। प्री और फिर लेटर। लेटर हड़प्पा के अंदर जो इनका उत्तर हड़प्पा हम इसको बोल सकते हैं। उत्तर हड़प्पा जो इनका नगरीकरण था, जो इनका समय था, वो इसमें जो टाइम पीरियड था वो 1700 बीसी से लेकर 1500 बीसी था। 1700 बीसी टू 1500 बीसी इसका टाइम पीरियड था। हड़प्पा का पतनशीलता यहाँ पर देखी जाती है, यानी हड़प्पा का डिक्लाइन यहाँ पर चल रहा था। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो वो यहाँ पर क्या होती जा रही थी? वो यहाँ पर डिक्लाइन होता जा रहा था। उसका क्या होता जा रहा था? डिक्लाइन। यानी यहाँ पर क्या थी? हड़प्पा की पतनशीलता यहाँ पर थी। पतनशीलता यहाँ पर थी। आई हैव कोई डाउट किसी को इस स्ट्रक्चर के अंदर?
अपनी कॉपी के अंदर, ये अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर इसको अच्छे से सेम टू सेम आपको ऐड करना है ऐसे ही, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इसे दक्षिण एशिया की यानी साउथ एशिया की पहली सभ्यता से माना जाता है। क्या माना जाता है? साउथ एशिया की से दक्षिण एशिया की पहली सभ्यता इसे माना जाता है, ठीक है। किसे? हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। देखो, अगर वीरभद्र सर एंशिएंट हिस्ट्री के लिए पप्पू सिंह प्रजापति की बुक बेस्ट रहेगी, बिल्कुल भाई बेस्ट रहेगी। आई होप कि उसको आपको अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि पप्पू सिंह प्रजापति की जो लैंग्वेज है भाई वो थोड़ी सी पीक पॉइंट वाली है, ठीक है। आप ये नोट्स कर लेना, ये नोट्स उसके अंदर आपको सेम टू सेम ही ये चीजें रहेंगी। आपको पप्पू सिंह प्रजापति की जो बुक है, मैं किसी भी बुक का यहाँ पर रेफरेंस नहीं दूंगा, जो वो बुक आप बोल रहे हो उस बुक से बेहतरीन आपको ये नोट्स मिलेंगे। कोई बात नहीं, ले लिया तो आपने उसकी लैंग्वेज भी देख ली होगी कि लैंग्वेज कैसी है, क्योंकि वो फैक्ट वाली बुक है, ठीक है। क्या, कोई बात नहीं, ले ली तो ले ली, अब क्या करें, पढ़ो अच्छे से, बस मन लगाकर उसको। मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि आप उस बुक से भी पढ़िए, लेकिन जितना ज्यादा हो सकता है रिवीजन इन नोट्स से कीजिए। आज हम ये टॉपिक कर रहे हैं ना, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। आपको आज ही आप डिफरेंस समझ लेना, वीर बहादुर सिंह, आज ही आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि नोट्स और बुक के अंदर कितना डिफरेंट है। आप ये क्लास देख लेना और उसके बाद अपनी नोट्स, एक तो ये नोट्स आज वो करना, मेंशन करना अपनी किताब के कॉपी के ऊपर, और फिर वो बुक उठाना और बुक से दोनों को कंपेयर करना, कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा। जो चीजें नोट्स में नहीं होगी बुक में होगी, जो चीजें बुक्स में नहीं होगी वो नोट्स में डेफिनेटली होगी, और नोट्स के अंदर शायद दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। नोट्स को ऐसे तरीके से तैयार किया जाता है कि वो आपके लिए संपूर्ण चीजें हो, आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए वो चीजें बनाई जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं है किसी को। दूसरी बात, अब स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया की पहली सभ्यता मानी जाती है। खोज की अगर मैं बात करूं तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले की ओर ध्यान आकर्षित किया। कौन है? 1826 का समय है, व्यक्ति कौन है? चार्ल्स मेसन। इसने क्या किया? हड़प्पा के टीले की ओर ध्यान आकर्षित किया। भाई क्या किया? टीले की ओर ध्यान आकर्षित किया। अटेंशन दी इन्होंने, अटेंशन टू दी माउंट्स ऑफ द हड़प्पा, ठीक है। 1826 के अंदर इसने वो किया, चार्ल्स मेसन व्यक्ति की। और इन्होंने 1842 में एक लेख प्रकाशित किया था, लेख प्रकाशित किया, द नरेटिव ऑफ जर्नी, द नरेटिव ऑफ जर्नी। जर्नीज भी आप देख लेते, जर्नीज भी आपको कहीं पर मिला, देखा मिला से, बिल्कुल नरेटिव ऑफ जर्नी। वीर बहादुर आपके पास जो बुक्स है उसमें जर्नीज मिलेगा, पप्पू सिंह प्रजापति की जर्नीज की, जर्नी की जगह वहां पर जर्नीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने किसका अवलोकन किया था? ये गए थे पंजाब व पाकिस्तान के अंदर, साहिवाल जिले का अवलोकन किया था। ये कहां पर चले गए थे? ये चले गए थे पंजाब, वो पंजाब भी कौन सा? पाकिस्तान वाला पंजाब की तरफ ये गए थे। वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये गए थे, उसका रिव्यू किया था, उसका अवलोकन किया था, अवलोकन उसका किया था। अवलोकन का सिंपल भाषा में बात समझो, उसको देखने के लिए ही गए थे, ठीक है। वहां पर देखा था उसको पंजाब पाकिस्तान के। और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ दिया था। भाई ये ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ चुके थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे, उसको छोड़ चुके थे, ठीक है।
इन्होंने यहाँ पर क्या अनुमान लगाया? इन्होंने अनुमान लगाया कि ये राजमहल का अनुमान लगाया। और ये किस बात से आश्वस्त हुए? एक बात से ये सेटिस्फाई हुए, आश्वस्त हुए, सेटिस्फाई हुए कि इस स्थान पर 325 बीसी के अंदर एक युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। जो वो युद्ध हुआ था वो इन्हीं के मध्य यहीं पर हुआ था। ये बात इन्होंने इस बात से क्या लिया था? इस बात से अनुमान लगा लिया था, इस बात से आश्वस्त हो गए थे। यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? 1826 चार्ल्स मेसन जो मर्स है उसके तरफ अट्रैक्शन किया, उसको ध्यान दिया, उसके अटेंशन करवाया। 1842 के अंदर इसने अपना एक क्या प्रकाशित किया था? एक पब्लिश किया, एक आर्टिकल पब्लिश किया। और उस आर्टिकल के अंदर आर्टिकल का नाम क्या था? द नरेटिव ऑफ जर्नी। और द नरेटिव ऑफ जर्नी के अंदर इसने इसे किसकी क्या कहा? इसे राजमहल का अनुमान लगाया। ठीक है, द नरेटिव ऑफ जर्नी के अंदर इसने क्या अनुमान लगाया कि ये जो मड्स है, ये जो टीला है, ये एक क्या है? राजमहल है। क्लियर भाई? क्लियर? किसी को कोई डाउट यहां तक? रेशमा आप कमेंट कीजिए, आपको समझ में आ गया? और क्या है कि लैंग्वेज को ज्यादा बैरियर मत समझो किसी भी चीज को। लैंग्वेज को अगर बैरियर समझकर चलोगे तो आप परेशानियां हमेशा उठाते रहोगे। आप ये समझो कि हमें हर चीज समझ में आ रही है। क्लास में जब बैठते हो तो एक ही चीज समझ के बैठो कि हाँ मुझे समझ में आ रही है। उसका रिवीजन तो करना पड़ेगा ओब्वियसली, बिना रिवीजन के कुछ नहीं आएगा भाई। रिवीजन तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे जब हम बात करते हैं 1831 के अंदर, 1826 से हम कहा गए, 1831 में आ गए अलेक्जेंडर बनर्स महाराजा रणजीत सिंह से मिलने गए थे, हड़प्पा के किले का अनुमान लगाया था। देखो व्यक्ति कौन है? समय है 1831, 1831 का टाइम है। पर्सन है अलेक्जेंडर बनर्स, अलेक्जेंडर बनर्स। और ये जो थे ना चार्ल्स मेसन थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर थे, उसको छोड़ कर आए थे। ये लगभग उनकी आर्मी के अंदर थे शायद, हाँ आर्मी के अंदर भी थे, उनकी आर्मी के अंदर भी थे शायद लगभग। अलेक्जेंडर बनर्स की अगर मैं बात करूं तो ये ब्रिटिश आर्मी के अंदर कर्नल थे भाई। ये क्या थे? ये ब्रिटिश आर्मी में कर्नल थे। ब्रिटिश आर्मी में कर्नल थे। ठीक है, और ये राजनीतिक उद्देश्य से यहाँ पर मिलने लगे। एक पॉलिटिकल इनका उद्देश्य था, एक पॉलिटिकल इनकी क्या था? एक पॉलिटिकल इनका मोटो था जिसके लिए यहाँ से इसके मिलने गए थे। राजनीतिक उद्देश्य के लिए मिलने गए थे, राजनीतिक उद्देश्य के लिए मिलने गए थे। किससे? रणजीत सिंह से, महाराजा रणजीत सिंह से मिलने गए थे। ठीक है, और इन्होंने वहां पर हड़प्पा के माउंट्स को देखा, जो हड़प्पा का माउंट था उसको देखा। हड़प्पा के जो भी माउंट्स था हड़प्पा का उसको देखा, और उसको देखकर एक एज्यूम किया। क्या किया? एज्यूम किया फोर्ट का कि ये क्या है? एक किला है। किले का अनुमान लगाया। इसकी बात कर रहे थे, अलेक्जेंडर बनर्स की हम बात कर रहे थे। इतना क्लियर? 1831 Alexander Browns went to meet महाराजा रणजीत सिंह, एस्टिमेटेड द फोर्ट ऑफ हड़प्पा। इसे हड़प्पा का किला कहा। इनका पॉलिटिकल मोटो था, उसके रिगार्डिंग उनसे मिलने के लिए गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कनिंगम, आगे आ जाते हैं कनिंगम। 1853 में एक अंग्रेज ने एक मुहर दी, विदेशी माना, महत्व नहीं समझा, बुद्ध के जमाने की से बस्ती माना। देखो
हम बात कर रहे हैं कनिंगम की। अठारह सौ पचास के दशक में, दशक यानी 1853, 56 और 75 में प्रयास किया, परंतु कोई नतीजा नहीं निकला। इसने 1853 के अंदर भी प्रयास किया और 56 के अंदर भी प्रयास किया, 1856, ठीक है, 1856 और 1875 के अंदर भी प्रयास किया, परंतु कोई नतीजा नहीं निकला, परंतु कोई नतीजा नहीं निकला। इतना कन्फर्म। अब नतीजा नहीं निकला तो 1853 के आसपास एक अंग्रेज ने इन्हें मुहर दी। क्या किया? एक अंग्रेज ने इन्हें एक मुहर दी, एक सील दी, ठीक है, एक मोहर दी, एक मोहर दी, जिस पर एक मोहर दी जिस पर क्या था? एक बैल का चित्र है, और उस बैल को कुबड़ नहीं थी। उस बैल को क्या थी? कुबड़ नहीं थी। क्या नहीं थी? कुबड़। कुबड़ आप समझते हो? जो भी बैल होता है ना, उसके ऊपर ऐसे करके एक होती है। देखो, ये जो होते हैं ना, ये इसको कुबड़ बोला जाता है। बैल के ऊपर जो ये होती है, इसको कुबड़ बोला जाता है। तो उस बैल को ये कुबड़ नहीं थी, तो उसने इसने क्या कहा कि एक विदेशी मोहर है। क्या है? एक विदेशी मोहर है, ठीक है। उस पर क्या था? एक वृषभ अंकित था। क्या था? बैल या फिर वृषभ, वृषभ अंकित था। तो इससे क्या हो गया? इन्होंने कहा कि ये विदेशी मोहर, और एक विदेशी मोहर थी, महत्व नहीं समझा, और बुद्ध के जमाने की बस्ती कहा से। हड़प्पा को क्या कहा? बुद्ध के जमाने की बस्ती का, ठीक है। इतना क्लियर? 1872 के अंदर इन्हें महानिदेशक बना दिया जाता है, ठीक है। और 1872 के अंदर तो निदेशक उनको बनाएंगे, वो दूसरे कनिंगम होंगे। कनिंगम की बात अगर मैं करूं, तो कनिंगम ने 1861 के अंदर एएसआई की स्थापना की थी। एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। और वायसराय की अगर मैं बात करूं, तो इसमें वायसराय, वायस राय इसमें लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग इस समय वायसराय थे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अठारह सौ पिछहत्तर के अंदर इन्होंने एक पुरातात्विक की हैसियत से सर्वेक्षण किया था, 1875 के अंदर। लेकिन इन्हें क्या हो गया था? इन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। 1875 में पुरातात्विक या पुरातात्विक की हैसियत से सर्वेक्षण किया, परंतु कोई टिप्पणी नहीं कर पाई इसके ऊपर, यानी कोई सफलता हासिल नहीं हुई अच्छे से, तो उसकी टिप्पणी भी नहीं कर पाई। इतना क्लियर? तो भाई, सर जो आप वर्ड लिख रहे हो वो क्लियर नहीं शो हो रहे। क्लियर इसलिए नहीं शो हो रहे, आप थोड़ा सा जो उसकी क्वालिटी है उसको बढ़ा लो। आप अपनी जो क्वालिटी है ना, उसको बढ़ा लो, वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। अब देखो, दिख रहा है ना? अब देखिए,
थोड़ा सा नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो जाता है ना, नेटवर्क स्लो हो जाता है कई बार। नो इंटरनेट लिखा रहा प्रिया कौशिक। नहीं, यहाँ पर तो क्लास अच्छे से चल रही है, देखिए क्लास अच्छे से चल रही है। एक बार रिफ्रेश रिफ्रेश कर लीजिए थोड़ा सा उसको। ऑल गुड। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया रेशमा? प्रिया, प्रमदीप, अंजलि, प्रियंका, समझ में आ गया ना इतना? तो आप थोड़ा सा ना उसको रिफ्रेश करके दोबारा बिल्कुल उसको थोड़ा सा ना एक बार रिफ्रेश करके चला लीजिए, बैक चले जाइए, बैक से हो जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या हो गया। कनिंगम 1853, एन इंग्लिशमैन गेव ए शील्ड कंसिडर्ड फॉरिजन। इन्होंने क्या कहा कि इसको कंसीडर किया कि ये विदेशी है, फॉरिजनर है। डिड नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, और इसका महत्व नहीं समझा। बिलीव्ड टू बी ए सेटलमेंट ऑफ बुद्ध, इसको क्या कहा कि ये बुद्ध की एक बस्ती है। बुद्धन एरा सर्वेड हड़प्पा इन 1875 एज ए आर्कियोलॉजिस्ट बट कुड नॉट कमेंट, और इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं किया। 1856 की बात आ जाती है तो बर्टन बंधु और बर्टन बंधु समय आ गया 1856। देखो 1826 से चले थे 1853, और उसके बाद 56। 56 के अंदर आ जाते हैं विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन, इनको इंजीनियर बंधु बोला जाता है। बंधु कौन से? इंजीनियर। इंजीनियर और इंजीनियर बंधु इनको बोला जाता है। बर्टन बंधु इनको बोला जाता है, बर्टन बंधु भी इनको बोला जाता है। और ये बर्टन बंधु के अंदर थे कौन? ये दो व्यक्ति थे, जेम्स बर्टन, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। विलियम बर्टन, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, ये दो व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने काम किया कराची से लाहौर, रेलवे लाइन बिछा दी। क्या की? रेलवे लाइन बिछा दी इन्होंने, कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछा दी। रेलवे लाइन बिछाने के लिए ये आए थे। अब रेलवे लाइन जब बिछा रहे थे तो इनको बड़ी जरूरत ईंटों की। ईंटों की जरूरत की पूर्ति इन्होंने की हड़प्पा से। हड़प्पा के टीले से क्या प्राप्त की? ईंटें प्राप्त की। हड़प्पा के टीले से, हड़प्पा के टीले से क्या प्राप्त की? ब्रिक्स प्राप्त की। क्या प्राप्त की? ईंटें या ब्रिक्स इन्होंने प्राप्त की। ठीक है, ब्रिक्स या फिर ईंटें इन्होंने प्राप्त की। उसके बाद पहली बार इन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि यह कोई प्राचीन सभ्यता है। इन्होंने पहली बार ये साबित करने की कोशिश की कि यह कोई प्राचीन सभ्यता है। आप अपनी 6 क्लास की एनसीईआरटी उठाना। अगर आप 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसके अंदर सरस्वती सिंधु सभ्यता है। उसी के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के समाप्त होने का कारण क्या था। जो हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा स्थल की दूरदर्शी का कारण क्या था? तो वहां पर आता है ईंटों की चोरी। तो हड़प्पा का दूरदशा का कारण क्या था? ईंटों की चोरी वहां के हड़प्पा का दूरदर्शी का कारण था। समझ में आ गया?
In 1856, the Burton brothers, William Burton and James Burton, the railway engineer, were laying the railway line from Karachi to Lahore. They obtained bricks from the fort of Hadappa. For the first time, they tried to prove that this is an ancient civilization. देखो भाई, किसी को भी समझ में ना आए तो कमेंट करना। अगर आप यहाँ पर कमेंट करोगे ना, तब उसके अंदर सुधार हो सकता है। ठीक है, आप कमियां हमें बताइए। अगर हमारे अंदर कोई कुछ कमियां आपको क्लास के अंदर आ रही है तो कमियां हमें बताइए, तभी उसके अंदर सुधार होगा। अगर आप कमियां किसी और को बताओगे तो उसका सुधार नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से नोट्स बनाना, और आपके जो नोट्स होंगे वो बेहतरीन नोट्स होंगे। आने वाले समय में आप पीएचडी होल्डर हो जाओगे, और पीएचडी होल्डर होने के बाद अपनी एक अच्छी सी बुक निकालना। ठीक है, और मंडे को आपकी शायद क्लास ना हो पाए। ठीक है, मंडे को जो रहेगा आपका क्लास का ऑफ रहेगा, मंडे को आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है, अरे वीर बहादुर सिंह भाई, निराश होने की बात नहीं है। लगभग अभी तक जो संयोग बना हुआ है, सर एमए के बाद बेस पे कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल अदिति, संडे ऑफ रहता है और मंडे ऑफ रहेगा, क्योंकि मुझे मेंस लिखने जाना है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा ऑफ रहेगा। भाई प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर तो आप जा सकते हो बिल्कुल। एमए के बाद कुछ कुछ कॉलेजेस क्या होते हैं, कुछ कॉलेजेस अलाउड करते हैं, कुछ कॉलेजेस अलाउड नहीं करते। वो बेस करता है कॉलेजेस के ऊपर। ठीक है, कॉलेज के ऊपर बेस करता है बहन को। ठीक है, कि वो आपकी डिग्री देखना चाहते हैं या फिर कि वो आपकी डिग्री देखना चाहते हैं या फिर आपकी नॉलेज देखना चाहते हैं। वो बेस करता है आपके कॉलेजेस के ऊपर। लगभग लगभग 50-50 चांसेस रहते हैं इस चीज के बारे में। तो इस बात के बारे में तो मैं कुछ कमेंट कर नहीं पाऊंगा, ना ही आपको कुछ गाइडेंस कर पाऊंगा। मैं बस इतना ही बताऊंगा कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए। आपके पास एमए करने के बाद बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। थैंक यू बहन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद। देखो, कुछ समय बचता है तो आगे एक पॉइंट बचता है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद इसका नामकरण रहता है, नामकरण हम कल कर लेंगे। 1912, 1921 से याद आ गया, 1912 के अंदर एक व्यक्ति थे, जे एफ फ्लीट। थैंक यू भाई, थैंक यू सभी के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी का। थैंक यू रेशमा, थैंक यू, थैंक यू प्रिया कौशिक, थैंक यू अंजलि। शुक्रिया भाई सभी को। आपकी वेल विशेज मेरे पास है, मेरे साथ है, तो निश्चित ही वो होगा। ठीक है, देखो बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ भाई, तो मेरा ठीक है,
तो उसके बाद हम बात कर, अरे बाद में ट्यूसडे से कंटिन्यू होगा ना, बिल्कुल कंटिन्यू होगा। आसार अभी तक जो नोटिफिकेशन हमें मिला है उसका मंडे को मेंस का मिला है, ठीक है। और मंडे के मेंस के बाद हरियाणा के अंदर कुछ भी नहीं आप बोल सकते, हरियाणा के अंदर आप कुछ नहीं बोल सकते किसी भी चीज के बारे में, ठीक है। क्लास होगी तो आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा, अगर क्लास नहीं होगी तो उसके बारे में आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा। अब थोड़ा सा देख लो, 1921 1912 की मैं बात कर रहा था, 1912 के अंदर जी एफ जे एफ सॉरी जे एफ फ्लीट, शुक्रिया वीरभद्र भाई, शुक्रिया। इन्होंने क्या किया, जे फ्लीट ने क्या कहा कि रॉयल एसोसिएटिक रॉयल एसोसाइट एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी से सोसाइटी से इस पर इस टीले पर, ठीक है, क्या इस टीले पर लेख प्रकाशित करने को करवाया। क्या करवाया, लेख, एक आर्टिकल लिखवाया, एक आर्टिकल पब्लिश करवाया, लेख प्रकाशित करवाया 1912, ठीक है। कौन है, जे फ्लीट है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सोसाइटी से क्या करवाया, एक इस टीले पर यानी हड़प्पा के ऊपर क्या करवाया, एक नोटिस, एक सॉरी एक आर्टिकल पब्लिश करवाया था इन्होंने, ठीक है। 1921 के अंदर एक व्यक्ति आ जाते हैं, जॉन मार्शल। एएसआई के महानिदेशक कौन बने, जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहली बार दो भारतीय लोगों ने, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा को खोजा और 1922 में आर डी बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की। कौन थे, 1921 के अंदर महानिदेशक जॉन मार्शल थे एएसआई के, ठीक है। और ये इन्होंने स्वयं 1925 के अंदर इसका व्यक्तिगत रूप से स्वयं, जब ये गए थे तो 1925 के अंदर स्वयं स्थलों का क्या किया था, स्थलों पर इन स्थलों पर जाकर इसका एक जायजा लीजिए। इन स्थलों पर कब गए थे, ये 1925 के अंदर इन स्थलों पर स्वयं गए थे, इन स्थलों पर स्वयं गए थे, ठीक है, 1925 के अंदर। हालांकि 1921 के अंदर इन्होंने इसकी खोज को खोज शुरुआत कर दी थी। 1921 के अंदर हड़प्पा खोज लिया गया था दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोज लिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ था जाता है, उसके बाद 1922 के अंदर आर डी बनर्जी मोहनजोदड़ो खोज लेते। अब इन्होंने भारतीयों को क्यों चुना, अंग्रेज भी चुन सकते। अरे भारत का सर्वे करना है तो भारत के स्थलों को जानना है तो सबसे पहले हमें, मान लीजिए हमें किसी जगह पर जाना है, किसी भी गांव किसी भी शहर के अंदर जाना है, किसी भी शहर का सर्वे करना है, तो बेहतरीन काम क्या रहता है कि उस गांव के मौजूद व्यक्ति को ले, उसका एक ऐसा व्यक्ति को ले कि उस गांव का पूरे सभी व्यक्तियों को उसके बारे में पता हो। हमें हमें उन्हीं के बारे में वही इंसान बता सकता है ना, कोई थर्ड पर्सन तो नहीं बता सकता। मान लीजिए शहर ए है, ये शहर बी है। अब शहर बी के व्यक्ति को मैं यहाँ से लूं और कहूँ बोलूं कि मुझे इसके हर व्यक्ति का नाम और हर व्यक्ति के घर लेकर चलो, मुझे सर्वे करना है। और एक मैं काम करूं, एक पर्सन लूं जेड को और इसी शहर का है, और उसको मैं बोलूं कि मुझे शहर का सर्वे करना है, थोड़ा जल्दी लेके चलो, तो ये व्यक्ति मुझे हर दिशा के अंदर घुमा देगा, ये व्यक्ति मुझे थोड़ा भटका देगा। तभी तो जॉन मार्शल ने क्या किया, भारत के अंदर ही रहने वाले दो व्यक्तियों को अपने साथ लिया, दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी को लिया, और हड़प्पा की खोज की 1921 के अंदर, और 1922 के अंदर आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो ये खोज का जो सिलसिला था ये हमारा समाप्त हो जाता है। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नामकरण से, यानी आने वाले समय में जब हम जो टॉपिक रहेंगे वो नामकरण से रहेगा। नामकरण के जो नोट्स हैं आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आपके जो नोट्स हैं वो आपको ऑलरेडी जो आगे तक के नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए।
कैसी लगी क्लास? रेशमा, वीर बहादुर, स्मृति, सुमित्रा, अदिति, प्रिया, अंजलि, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छी थी सर, थैंक यू। थैंक यू प्रिया, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ और इतिहास से जुड़े कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए हाँ जी, बोलिए वीर बहादुर, बताइए। एक मिनट, मैं वीर बहादुर का एक कमेंट आया था, राखी का ऑल द बेस्ट, थैंक यू राखी सर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आदित्य का अभी कुछ क्लियर है। देखो वीर बहादुर भाई, फिगर ऐड करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। होता क्या है, जो फिगर्स होते हैं ना, जो फिगर्स की आप डिमांड कर रहे हो, वो यहाँ पर जो इस क्लास के अंदर है ना, मैं आपको प्रमाणित चीजें पढ़ा रहा हूँ, जिनके प्रमाण हैं। और प्रमाणिक चीजों के बारे में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इमेज में यहाँ पर कुछ दिखा दूं और पढ़ाऊं मैं आपको कुछ, अच्छा लगेगा उसके बारे में। चल, फिर भी हालांकि मैं आने वाले क्लासेस के अंदर इमेज ऐड करने की कोशिश करूंगा, जरूर बिल्कुल कोशिश करूंगा। जब भी मुझे कहीं से अच्छी कोई इमेज मिलेगी, ऑथेंटिक इमेज अगर मुझे मिलती है एनसीईआरटी वगैरह से, अगर कोई इमेज मुझे यहाँ से अच्छी मिलती है, ऑथेंटिक इमेज अगर मुझे मिलती है, तो मैं उसको जरूर ऐड करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं प्रमाणिक तथ्यों के साथ क्लास के अंदर आता हूँ और प्रमाणिक तथ्यों के साथ ही मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। थैंक यू प्रिया, थैंक यू बहन। अरे हार्ड वर्क कुछ नहीं है, ये आप सभी का प्यार है। आप जितने अच्छे कमेंट करते हैं तभी मैं उतना अच्छा कर पाता हूँ। और आज की क्लास तो हमारी बहुत सारी बातों के साथ गुजर गई। इवन हमारी क्लास के अंदर इतनी बातें नहीं होती है, हमें सिर्फ पढ़ना अच्छा लगता है। चलो, ये सब कुछ ना आपकी बदौलत है सर। ये कभी कभी राज राज, बिल्कुल आप, अरे आप आए हो ना हरियाणा घूमने के लिए, हरियाणा कभी आओ, ठीक है। सुमित्रा बिल्कुल, बिल्कुल आऊंगा भाई। रेशमा बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल वीर बहादुर बिल्कुल आऊंगा, प्रयागराज कभी मौका मिला तो जरूर आऊंगा। चलो, तो अगली क्लास है ना, नेक्स्ट क्लास है, दौड़ो यहाँ से, जाओ 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 जाओ, फर्स्ट पेपर की क्लास है, दौड़ो जल्दी जल्दी। चलो, इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ और कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ब्रह्मदी बहन, थैंक यू। जाओ तोड़ो।